गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने भारतीय संस्कृत के बारे में जो पढ़ लिया था उसी के आगे कंटिन्यू पढ़ना शुरू करेंगे। क्या कुछ कहा था भारतीय संस्कृति के बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। आज हम उसी के आगे पढ़ना शुरू करते हैं। संकेत लिखा हुआ है किसी भी क्रिया के पीछे जो भावना निहित होती है और लास्ट में वर्तमान रहेगा ही। इस पैराग्राफ का हम लोग इस पैराग्राफ की व्याख्या करना सीखेंगे। आइए देखते हैं क्या है। किसी भी क्रिया के पीछे जो भावना निहित होती है उसका बड़ा प्रभाव हुआ करता है और परिणाम भी। हमने कहा कि जो भी हम कार्य करने जा रहे हैं, जिस भावना के तहत उस कार्य को करते हैं, मन में जो विचार जो भावनाएं ले करके हम वो कार्य करते हैं, उसी के अनुसार ही उसका रिजल्ट भी हमें प्राप्त होता है। कैसे? यद्यप देखने में क्रिया का रूप एक ही क्यों ना हो, एक छोटे से उदाहरण से ये बात स्पष्ट की जा सकती है। क्या कहा कि देखने में एक जैसा ही कार्य लग रहा हो, लेकिन उसका जो रिजल्ट बाद में मिलता है वो अलग अलग ही होता है। वह भावना पर ही आधारित रिजल्ट आता है। इसका एक उदाहरण एक परिवार से लिया जा रहा है। कैसे? देखें क्या है, क्या बताई जा रही है। एक सम्मिलित परिवार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति इस नैतिक भावना से काम करता है कि उसका कर्तव्य है कि सभी व्यक्तियों को अधिक से अधिक वह सुख पहुंचा सके, और प्रत्येक व्यक्ति पूरी शक्ति लगाकर जितना भी उपार्जन करता है। सबका सामूहिक उपार्जन मान लीजिए कि एक रकम होती है। जिससे अधिक उपार्जन करने की शक्ति परिवार में नहीं हो, उसी परिवार का प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से काम करता है कि उसको अपने सुख के लिए अधिक से अधिक उपार्जन करना चाहिए, और उपार्जन करता हो तो भी सब व्यक्तियों का सामूहिक उपार्जन उतना होगा जितना कि प्रथमोक्त स्थिति में हो, और सामूहिक संपत्ति दोनों स्थितियों में बराबर होगी और उसका बराबर बंटवारा कर दिया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को बराबर सुख होगा। पर इन दोनों स्थितियों में बड़ा अंतर यह पड़ेगा कि पहली स्थिति में संघर्ष का कोई भय नहीं होता क्योंकि कोई केवल अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, और दूसरे में संघर्ष अनिवार्य है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए ही कर रहा है। उदाहरण देखिए, दो परिवार हैं। इस परिवार में 5 लोग हैं। एक ये परिवार है, इसमें भी 5 लोग हैं। इस परिवार के जो लोग हैं वो सामूहिक चेतना को ध्यान में रखते, सबका कल्याण ध्यान में रखते हुए पूरी शक्ति और सामर्थ्य से धन कमाते हैं। ईमानदारी से इन्होंने खूब धन कमाया, खूब मेहनत किया और अपना अपना जो भी उपार्जन हुआ ला करके यहाँ पर दे दिया। अब इसने सबका ध्यान रखते हुए कार्य करना शुरू किया, धन को उचित जगह लगाना, आगे व्यवसाय बढ़ाना, सारा कार्य ये करता रहा। तो क्या हुआ, ये आगे बढ़ना शुरू हो गए, बढ़ते गए। मान लीजिए इनमें कहीं बंटवारा होता है तो सबने ईमानदारी से कार्य किया था, दूसरे के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया था। इनके पास अच्छे धन संपदा भी थी। बंटवारा होगा, कोई छल कपट नहीं है, इसलिए आसानी से खुशी खुशी बंटवारा हो जाएगा, सब खुशी खुशी रहने लगेंगे। लेकिन वही दूसरा परिवार है, इसमें भी प्रत्येक व्यक्ति खूब मेहनत करता है, लेकिन वो अपने लिए करता है, दूसरों के लिए नहीं। जो भी कमाता है, ये जो भी थोड़ा बहुत कमाते हैं, जो भी जितना कमा सकते हैं कमाते हैं, लेकिन जो भी उपार्जन हुआ उस धन का, कमाए हुए धन का कुछ अंश अपने पास रखते हैं और कुछ अंश यहाँ देते हैं। जब यहाँ कम धन आएगा तो सही से वो भी नहीं पाएगा, कोई कार्य नहीं सही से होगा। आपसी ये भी है, इन सबका ध्यान न रखते हुए कार्य करता है। तो जहाँ सामूहिक भावना ही नहीं है तो कार्य अच्छे से हो नहीं सकता। बाई द वे कुछ दिन चला, उसके बाद डिवाइडेशन हुआ, बंटवारा होना शुरू हुआ, तो इनके बीच इन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ को ध्यान में रखा, दूसरे के नहीं।
तो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा होना निश्चित है। इसीलिए लेखक ने कहा कि पहली स्थिति में जहाँ सब लोग एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखते हुए, दूसरे के हितों का ध्यान रखते हुए सामूहिक हित चेतना के साथ कार्य कर रहे थे, वहाँ सब प्रसन्न हैं, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन ये दूसरी जगह जहाँ पर सब व्यक्तिगत सोच के साथ कार्य कर रहे थे, सामूहिक भावना थी ही नहीं, तो यहाँ पर लड़ाई और संघर्ष होना निश्चित है। यहाँ संघर्ष होना निश्चित है और यहाँ संघर्ष होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब आगे देखें, हम समझते हैं कि हमारी संस्कृति का तगाजा है कि पहली स्थिति में हम अपने को लाएं, और यदि संसार का संघर्ष मिटाना है तो उसी भावना को सर्वमान्य बनाना होगा। हमारी संस्कृति की आज यह तगाजा है, मांग है कि हम क्या करें, अपने आप को पहली वाली स्थिति में लेकर के आए। क्यों लेकर के आए? क्योंकि यदि हम चाहते हैं समाज का संघर्ष समाप्त हो, देश देश के बीच का संघर्ष हो, तो इस पहली वाली स्थिति को ही हमें सर्वमान्य बनाना होगा। इसी को सब जगह फैलाना होगा, जन जन तक इसको पहुंचाना होगा। जब तक ऐसा नहीं होता, संघर्ष चाहे वह व्यक्ति व्यक्ति के बीच का हो, चाहे देश देश के बीच का हो, वर्तमान रहेगा ही। लेखक कहता है कि जब तक ऐसा नहीं होता कि हम पहली स्थिति में सबको नहीं ले जाते, तब तक यही परिस्थिति बनी रहेगी और लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, चाहे वह व्यक्ति व्यक्ति के बीच का हो, चाहे व्यक्ति समाज के बीच का हो, चाहे देश देश के बीच का हो। ये संघर्ष अनवरत लगातार हमेशा बने ही रहेंगे। यदि समाज देश के बीच का हमें संघर्ष समाप्त करना है तो क्या करना होगा बेटा? हमें पहली स्थिति में अपने आप को लाना होगा। आइए, बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ध्यान से इसे पढ़ेंगे। आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। लेखक कहता है आज विज्ञान का युग है, विज्ञान तरक्की कर रहा है और विज्ञान हमारे हाथों में अतुलनीय शक्ति दे रहा, बहुत ज्यादा शक्ति दे रहा है, और इस शक्ति का उपयोग मनुष्य अपना उत्थान करने में तथा दूसरे को गिराने में प्रयोग में ला रहा है। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग वासना को दबाए रखें। जब हमारे पास अतुलनीय शक्ति आ रही है, हम अपना उत्थान के साथ साथ दूसरे का पतन भी कर सकते हैं। तो ये पतन वाली बात रोकी जाए, हम दूसरे का नुकसान ना करें, उसके लिए हमें अपने मन में अहिंसात्मक भावना को लाना ही होगा। जब तक ये अहिंसात्मक भावना नहीं लाते, तब तक हम दूसरे पर अत्याचार करना, दूसरे को गिराने से अपने आप को रोक नहीं सकते। तो ये विज्ञान अगर सफलता की ओर जाए, सही दिशा में जाए, तो इस अहिंसा तत्व को अपने अंदर हमें समाहित करना ही होगा। तभी ये सभी के हित के लिए उपयोग में कर पाएंगे। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। यह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है, वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और वही उसके उपयोग को नियंत्रित भी। उन्होंने कहा कि यही जो हमारी नैतिक भावना है, अहिंसात्मक जो प्रेरित है, यही भावना हमारे लिए एक अंकुश का कार्य कर सकती है, हमारी शक्तियों का दुरुपयोग करने से हमें रोक सकती है, और यही हमारे जो विज्ञान प्रदत्त चीज़ें हैं उनको अनियंत्रित होने से नियंत्रित भी कर सकती है। तो ठीक है बच्चों, आज यहीं तक रखते हैं। इसके बाद शेष जो बचा हुआ है कल समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।